नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक सीरीज के आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके वोट्स के आधार के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे HDFC लाइफ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट्स या लाइक्स जो हैं वो HDFC लाइफ के स्टॉक को मिले हैं। तो आइए चलते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर और जान लेते हैं कि प्राइस एक्शन के ऊपर हमें क्या संकेत मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो बात की जाए सपोर्ट या रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे इस समय जो HDFC लाइफ ट्रेड कर रहा है उसके जो की सपोर्ट पॉइंट्स हैं वो एक 640 रुपये के आसपास है प्राइस एक्शन के हिसाब से, एक 550 रुपये पे है और इसके बाद जो है वो काफ़ी नीचे है 350 रुपये के ऊपर। तो यहाँ पे हमें की सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट्स मालूम होने ज़रूरी हैं, नहीं तो हम यहाँ पे जो है एक गलत ट्रेड ले बैठेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे HDFC लाइफ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान जो है एक डबल टॉप पैटर्न पे आपका दिलाना चाहूँगा। पास्ट में आप देख सकते हैं कि HDFC लाइफ में एक डबल टॉप पैटर्न बना था। डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद एक 100% रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे पहला टॉप, दूसरा टॉप और उसके बाद एक भारी गिरावट आई इस स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे 100% रिट्रेसमेंट का मतलब कि जो ये डबल टॉप का अप मूव जहाँ से स्टार्ट हुआ था जिस लेवल पे 350 पे, वापस आके स्टॉक ने उसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया। तो दोस्तों, इस समय भी आप देख पाएंगे कि एक डबल टॉप पैटर्न जो है वो HDFC लाइफ में बन रहा है। तो यहाँ पे एक टॉप ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद दूसरा टॉप इस समय बन रहा है। तो क्या ये स्टॉक डबल टॉप पैटर्न को फिर से फॉलो करेगा? अगर हम जो बैक टेस्टिंग करें, जैसा कि हमने देखा कि डबल टॉप को फॉलो किया जाता है और वहाँ पे एक 100% रिट्रेसमेंट होती है, तो उसी लॉजिक के आधार के ऊपर ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ आना चाहिए और इसका जहाँ पे सपोर्ट इस स्टॉक को मिलेगी वो 550 रुपये के ऊपर मिलेगी। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो पहला हमने पैटर्न देखा डबल टॉप वाला, उसके हिसाब से हमें एक वीकनेस देखने को मिल रही है, या जिसको कह लीजिए कि एक बियरिश सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये एक जिसको कह लीजिए कि नैरो वेज के अंदर या नैरो जो है, आप ये ट्रेंड लाइंस आप देखेंगे कि ये नैरो होती जा रही हैं। तो ये स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर जो पैटर्न बन रहा है हमारा ये ऑरेंज कलर की लाइन से, इसको आप वेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम मान के चलें कि ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा तो यहाँ पे एक गिरावट आनी चाहिए थोड़ी सी 650 के आसपास तक, और उसके बाद वापस ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। और इस तरीके से इसका जो एक टॉप है वो 700 रुपये के आसपास बनना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्राइस एक्शन में भी अगर आप इसको दो तरीकों से एनालाइज करें, एक डबल टॉप, वहाँ पे हमें एक बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, और अगर हम ये नैरो होती हुई जो वेज है या ये जो ट्रेंड लाइंस हैं इसके हिसाब से देखें तो हमें एक बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये एक हमारा देखने का नज़रिया होता है कि हम कौन से पैटर्न को या कौन सा जो सेटअप है उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये एक टिपिकल या क्लासिकल एग्जाम्पल है कि प्राइस एक्शन के ऊपर दो अलग अलग तरीके से एनालाइज करने पे आपको एक पैटर्न पे बुलिश सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है और दूसरे पैटर्न के ऊपर बियरिश सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम कंक्लूजन लास्ट में करेंगे जहां पे हम मेजॉरिटी व्यू के हिसाब से जाते हैं, लेकिन इस समय जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम मान के चलें कि जो बैक टेस्टिंग हमने की, डबल टॉप जो हमने देखा, अगर स्टॉक उसी को फॉलो करता है तो प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे वीकनेस की तरफ इशारा करता है। हमें यहाँ पे एक संकेत मिलता है कि ये जो है स्टॉक जो है नीचे की तरफ जा सकता है। अब दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे सेटअप के ऊपर। यहाँ पे हेके निशी को ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है, जो हमारा स्टॉकेस्टिक RSI और हेके निशी वाला सेटअप है। तो आप उसके ऊपर अगर वीडियो देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं हेके निशी कैंडल्स के बेसिस पे आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सब चर्चा हम अपने चैनल पे पहले भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये एक बहुत क्लियर कट सिग्नल मिलता है और जहाँ पे हमें जो है एक अच्छा ट्रेड लेने का मौका
मिल सकता है। तो स्टॉकेस्टिक आरएसआई और हेके निशी के हिसाब से इस समय हमें एक, जिसको कह लीजिए बियरिश तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हमें यहाँ पे जो 80 का लेवल है उसको नीचे की तरफ अगर क्रॉस किया जाएगा तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक बियरिश सिग्नल मिल रहा है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में होता है तो वहाँ पे मैं आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ कि वो लंबे समय तक वहाँ पे रह सकता है। तो उसका यहाँ पे आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ओवरसोल्ड जोन में आया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई और ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर ही रहा। तो हमें यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर या जिसको कह लीजिए कि 80 का जो लेवल है उसके बाद जो है आप इसके अंदर एक छोटी गिरावट देख सकते हैं। लेकिन ये जो स्टॉक है ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई और हेके निशी के जो भी रूल्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर की तरफ, जो कि ऑप्शन चेन होती है। तो ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर मुझे याद है पिछले महीने की एक्सपायरी के दौरान किसी ने मुझसे एचडीएफसी लाइफ के बारे में सवाल पूछा था। तो उस समय जो इसकी ऑप्शन चेन थी, पिछले महीने की जो ऑप्शन चेन थी वो हमें बियरिश दिखाई दे रही थी। तो मैंने वहाँ पे उसका जवाब भी दिया था। और यहाँ पे अगर हम इस महीने की एक्सपायरी के ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है वो बुलिश दिखाई दे रही है। उसका मैं आपको कारण भी बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि पुट राइटिंग की एक्टिविटी आप एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर देख सकते हैं, जबकि कॉल साइड के ऊपर पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्पेक्युलेटिव पोजीशंस बन रही हैं, या जिसको कह लीजिए कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स ट्रेडर हैं उनका व्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्रति जो है एक बुलिश है या स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों इसको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 700 रुपये के ऊपर देखने को मिलेगा स्पॉट पे, या 700 के स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पेन पॉइंट भी 700 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। अगर हम दोस्तों जो हमारा हेजिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम हेजिंग है वो पुट साइड पे की गई है, कॉल साइड पे कुछ सिग्निफिकेंट हेजिंग हमें दिखाई नहीं दे रही। तो पुट साइड पे हेजिंग की गई है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो स्पेक्युलेटर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बुलिश पोजीशंस बनाई हुई हैं। तो ऑप्शन चेन हमें जो है वो एक स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रही है, एक बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर। तो यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर हमें क्या संकेत मिल रहा है। तो उसका चार्ट मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये आप चार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम केवल मूविंग एवरेज की बात करें तो इसको हमें डेली बेसिस के ऊपर देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ये 20, 50 और 200 तीनों जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं इनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप पास्ट में देख सकते हैं कि इसने 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली। तो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको ये काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। खास तौर पे जो 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आप देख सकते हैं कि वो इसके लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम काफ़ी बार कर चुका है। तो इन तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एक स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करता है। तो मूविंग एवरेज हमें एक जिसको कह लीजिए स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रही है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले सेटअप या सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे हम डिलीवरी परसेंटेज के डेटा को एनालाइज करते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट की सहायता से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 13, 8, 5 या 3 दिन की अगर आप जो देखें, जो आप एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका टर्नओवर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। टर्नओवर डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो रहे हैं, काफ़ी कम हो रहे हैं ड्रास्टिकली। मतलब ये जो है ये एक ड्रास्टिक ड्रॉप इसको कहा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क के अंदर जो है यहाँ पे दिखाया है। तो ये जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं ये गिर रहे हैं और यहाँ पे जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो भी कम हो रही है।
डिलीवरी परसेंटेज मोर और लेस सेम है, लेकिन बीच में ये ड्रॉप हो गई थी। अब 3 दिन का अगर छोड़ देंगे पीरियड तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आपको कम होती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स की एज सच सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही, एक्सेप्ट ये 5 दिन का जो आपका एवरेज है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक्टिविटी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 5 दिन का एवरेज अगर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज का जो एनालिसिस होता है उसके हिसाब से ये जो है ये एक स्पेक्युलेटिव अप मूव है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन टर्नओवर डिक्रीज हो रहा है, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो रहे हैं, डिलीवरेबल क्वांटिटी कम हो रही है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो ये बेसिकली जो कंक्लूजन मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल कंक्लूजन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्पेक्युलेटिव जो है एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब ये जो अप मूव है ये बेसिकली एक स्पेक्युलेटिव अप मूव है। और वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज का जो भी हमारा एनालिसिस होता है प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज का, उसके हिसाब से अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन अगर आपका टर्नओवर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये जो मूव है ये शायद ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन ना रहे। तो ये जो है ये एक इशारा करता है कि ये जो मूव है ये एक स्पेक्युलेटिव मूव है। अब दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक वॉल्यूम प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे 650 के ऊपर आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो आप 600 के आसपास देख सकते हैं, 500 के आसपास आप यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो 650 है बेसिकली वो यहाँ पे जो पिछली बार टॉप बना था तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है। और ये भी जो एक फेज़ है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो सकता है, क्योंकि जो मूव है हमारा अगर वो स्पेक्युलेटिव मूव है, अगर आपका टर्नओवर डिक्रीज हो रहा है और अगर यहाँ पे आपकी डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही, बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं है, तो ये एक कंक्लूजन जो हम निकाल सकते हैं कि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की तरफ इशारा करता है। लेकिन दोस्तों जो आज का हमारा कंक्लूजन है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये परमानेंट कंक्लूजन होता है। हो सकता है कि कल से यहाँ पे एक डिलीवरी बेस बाइंग शुरू हो जाए, तो यहाँ पे हमें जो है जो भी स्टॉक जिसके अंदर हम कोई पोजीशन लेते हैं तो डेफिनेटली हमें उसके ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए। दोस्तों ये जो है ये कोरिलेशन कॉफिशिएंट बताता है कि मार्केट के साथ इस पर्टिकुलर स्टॉक का कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो इस समय जो है इसका निफ्टी के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, 0.95 जो है इस समय कोरिलेशन कॉफिशिएंट है। इसका मतलब अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ रहती है तो ये स्टॉक जो है परफॉर्म करता रहेगा। तो इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट इस समय मार्केट के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। एक्चुअली ये जो स्टॉक है ये दो मेन इंडिसेस का पार्ट है, एक है निफ्टी सर्विसेज सेक्टर और एक है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। मेरे हिसाब से निफ्टी सर्विसेज सेक्टर जो है ज़्यादा रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो एज सच कोई फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, तो ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अपने लगभग 52 वीक हाई के काफ़ी नज़दीक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसका 52 वीक हाई 688 है और ये जो स्टॉक है इस समय 677 पे ट्रेड कर रहा है, तो 52 वीक हाई के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों पहले जो हम ये सेक्टर एनालिसिस करते थे यहाँ पे हमें 30 डे और जो 1 ईयर 52 वीक का एक परसेंटेज जो चेंज होता था वो हमें दिख जाता था, हमें एनालिसिस करने में आसानी होती थी। लेकिन अब वो जो 2 कॉलम है वो हटा लिए गए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जिसको कह लीजिए कि एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है सेक्टर का, तो उसके लिए पूरा डेटा डाउनलोड करके वहाँ पे देखना पड़ेगा 1 साल के पहले के प्राइस और वो कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक अगर आप केवल वो एनालिसिस नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जो स्टॉक्स 52 वीक हाई के नज़दीक हैं इसका मतलब वो बेस्ट परफॉर्मिंग है इस पर्टिकुलर सेक्टर या इंडेक्स के अंदर। और जो बॉटम पे स्टॉक्स हैं, जैसे कुछ स्टॉक्स आप देखेंगे कि जिनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा
अगर नहीं है, रिलेटिव परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं जो कि नेगेटिव रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है हमें जो हमारा एक बेसिक सेक्टर एनालिसिस का लॉजिक है वो हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे जो मनी रोटेशन होता है तो वो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक से पैसा जो है वो बॉटम के ऊपर जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे सर्कुलेट किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है या इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल अभी रिसेंटली पढ़ा था जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। आप इस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफली बता दिया गया है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2020 में क्या हुआ। बेसिकली कोविड का जो इम्पैक्ट था उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। लोग जो है ज़्यादा जागरूक हो गए हैं इंश्योरेंस को लेके। इंश्योरेंस को अब केवल जिसको कह लीजिए कि टैक्स बचाने का साधन नहीं समझा जा रहा, बट अब शायद काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि इंश्योरेंस हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है। तो आप इसके अंदर आपको ब्रीफली पता लग जाएगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हुआ 2020 के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक बात है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर क्या है, तो मैं आपको एक और महत्वपूर्ण एंगल यहाँ पे बताना चाहूँगा। दोस्तों जो LIC है, उम्मीद है कि वो इस साल 2021 में लिस्ट होने जा रहा है। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेक्टर या इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई इतना बड़ा जिसको कह लीजिए कि कंपनी जो है अगर वो लिस्ट होने जा रही है तो उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट होता है पूरे सेक्टर या इंडस्ट्री के ऊपर। पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट का मतलब कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि उस सेक्टर के सभी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा IPO आ रहा है उसी पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री के किसी एक अनलिस्टेड कंपनी का। तो ये पॉजिटिव रब ऑफ आपको हमेशा देखने को मिलेगा जब भी कोई बड़े बड़े IPOs आते हैं या कोई बड़ी अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट होती है, तो उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट जो है इस पूरे सेक्टर या इंडस्ट्री पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो LIC का अगर IPO आया तो उस सेक्टर की जो भी कंपनीज़ या उस इंडस्ट्री की जो भी कंपनीज़ लिस्टेड हैं उनके ऊपर एक नेचुरल पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये मेरा पर्सनल कंक्लूजन है, आप इसको बैक टेस्ट भी जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमने यहाँ पे जो भी सेटअप सिस्टम या जो भी बातें हमने जिनकी चर्चा की उनके बेसिस पे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि HDFC लाइफ के प्रति जो मार्केट का व्यू है वो क्या है, पॉजिटिव व्यू है या नेगेटिव व्यू है, स्ट्रेंथ की तरफ इशारा हो रहा है या वीकनेस की तरफ इशारा हो रहा है। कभी भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे वहाँ पे मल्टीपल सेटअप होते हैं, मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं, तो सभी जो है केवल एक तरफ इशारा नहीं करते। कुछ आपको स्ट्रेंथ दिखाएंगे, कुछ आपको वीकनेस दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू क्या है और हमें यहाँ पे लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ उसको कंक्लूड करना ज़रूरी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का स्टॉक टॉक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक बटन को आप ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मुझे पता लगता रहता है कि आपको कौन से वीडियोस देखने में पसंद आते हैं, कौन से वीडियोस पसंद नहीं आते। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको इस समय अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले स्टॉक टॉक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।